नमस्कार बच्चों, आशा आप सब स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई, परिवार और सेहत का ध्यान बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। पहले हमने जो थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ा था कि मानव और पर्यावरण का क्या संबंध है, पर्यावरण क्या आता है और कैसे पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है और कैसे पर्यावरण मानव को प्रभावित करता है। इन दोनों के रिलेशनशिप में यही है। तो इन को अच्छे से पढ़ लेने के बाद हमने 3 चीज़ें जानी थी, एक पॉसिबिलिज्म, एक डिटर्मिनिज्म और एक नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में हमने पढ़ा था। पॉसिबिलिज्म और डिटर्मिनिज्म क्या होता है, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। पॉसिबिलिज्म कहता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नियतिवादी या पर्यावरणीय नियतिवादी भी कहते हैं, जिसमें आपकी इन्वायरमेंट सुपीरियर होता है उसको पर्यावरणीय नियतिवादी कहा जाता है। संभववाद पॉसिबिलिज्म जो ये थ्योरी है ज्योग्राफी में, वो मानती है कि ह्यूमन बिहेवियर सुपीरियर है, मानव प्रकृति में चेंज कर सकता है, मानव सुपीरियर है, वो निर्धारक है और मेन है, प्रमुख है, और जो प्रकृति है वो गौण है। लेकिन इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहता है कि जो प्रकृति है वो निर्धारक है, मेन कारक है, और मानव है वो गौण है। और इन दोनों के बीच का जो रास्ता बनाया था नियो डिटर्मिनिज्म, उसको कहते हैं। तो नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जान लेते हैं हम पॉसिबिलिज्म के बारे में और डिटर्मिनिज्म के बारे में। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या है? aspect of physical geography, particularly climate, vegetation, influenced by physiological mindset of individuals, which in turn of defined as the behavior and culture of the society, those in veiled form। इसका मतलब क्या है? जो ये कहता है कि निश्चयवादी है, जो पर्यावरण निश्चयवादी, वो एक जर्मनिक विचारधारा है जिसके अनुसार मनुष्य प्रकृति का दास है। भौतिक पर्यावरण के कारक ही किसी प्रदेश के निवास करने वाले कारक व के क्रियाकलापों, उसके आचार व्यवहार को निर्धारित करते हैं। पर्यावरण सर्वशक्तिमान है, बाकी जो शक्तियाँ उसके सामने मनुष्य हो गया तुच्छ, महत्वहीन और निष्क्रिय है। जो इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की एलन चर्चिल सैंपल थी, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मानव है जो सिर्फ एक डस्ट पार्टिकल जितना है, एक धूल के कण तक ही सीमित है, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी ये कहता है कि फिजिकल ज्योग्राफी, पर्टिकुलर क्लाइमेट होगी, वेजिटेशन होगी, इन्फ्लुएंस बाय फिजियोलॉजिकल माइंडसेट, हमारा जो मानव व्यवहार है उसके द्वारा प्रभावित होते हैं, विच इज टर्न ओरिएंटेड द बिहेव एंड कल्चर ऑफ द सोसाइटी दैट दोज इन्वॉल्व। जितना भी हमारे इन्वायरमेंट का कल्चर है सारा एक दूसरे से इम्पैक्टेड होता है। पॉसिबिलिज्म कहता है कि थ्योरी ऑफ ज्योग्राफी दैट ह्यूमन बिहेवियर एंड देयरफॉर कल्चर इज नॉट मेरली डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंट बट ह्यूमन एजेंट एंड इनोवेशन। ये कहता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है वो सिर्फ प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित नहीं किया जाता, प्रकृति के द्वारा ही निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि अन्य जो कार्य हैं वो भी प्रकृति की, जैसे मानव है, मानव प्रकृति में अहम भूमिका निभाता है उसको निर्धारित करने में, एजेंसी एंड इनोवेशन। इन्वायरमेंट का ह्यूमन माइंड है जो वो उसको इम्पैक्टेड करता है। किसको इम्पैक्टेड करता है? इन्वायरमेंट को। ओके, ये है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसमें देखते हैं इन्वायरमेंट है, डिटर्मिनिज्म कल्चर एंड फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म कहता है कि सेलेक्टिव ऑफ लिमिट्स कल्चरल फैक्टर, भी मेरे अंदर क्वालिटी है, मैं देखता हूँ कि मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, मैं चूज़ कर सकता हूँ, उसमें अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। और मैं अगर हिल एरिया में रहता हूँ तो मैं वहाँ पे मशीनों के द्वारा कार्य कर सकता हूँ, ऊपर जा सकता हूँ। अगर दुर्गम रास्ते हैं तो मैं हेलीकॉप्टर का यूज़ कर सकता हूँ। अगर ज़्यादा ठंड है तो मैं पॉली हाउस का यूज़ कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैं एसी का यूज कर सकता हूँ। मानव सुपीरियर सेलेक्टिव पे काम करता है, तो उसको उसने कह दिया एनवायरनमेंट, जो पॉसिबिलिज्म था वो। डिटर्मिनिज्म कहता है डिटरमाइन है आपका कल्चर फैक्टर, इन्वायरमेंट, आपका हिली एरिया, आपका प्लेन एरिया, आपका क्लाइमेट, सब चीज़ें आपको क्या करती हैं? इम्पैक्ट करती हैं। ओके, ये अभी हम स्टार्टिंग से करेंगे। निश्चयवादी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म है, एक जर्मन विचारधारा है जिसमें कहा गया है कि मनुष्य है जो प्रकृति का दास है,
प्रकृति का दास है मतलब प्रकृति उसको अपने इशारों पे नचाती है। वो जब चाहे बाढ़ ला दे, जब चाहे तूफान ला दे, जब चाहे तहस नहस कर दे, तो वो सर्वशक्तिमान है। बाकी जो ह्यूमन है, मानव है, उसके आगे निष्क्रिय, तुच्छ व महत्वहीन है। इसीलिए इसमें सभ्यता, इतिहास, कितनी सभ्यता आए, खत्म हुई, सब प्रकृति के आगे तहस नहस होगी। सबने अपने घुटने टेकने पड़े प्रकृति के आगे। मानव सभ्यता पर पड़ने वाले प्रभाव की सर्वप्रथम व्याख्या है जो वो यूनानी और रोमन्स ने की थी। ये अरब विद्वान थे जिसने सबसे पहले, एक तो हिप्पोक्रेटस थे, उसके बाद जीव विज्ञान के जनक दार्शनिक अरस्तु थे, थुसिडाइस थे, हेरोडोटस थे, जिन्होंने इसमें अहम भूमिका निभाई थी। जो हिप्पोक्रेटस थे, उनकी धारणा थी कि भौतिक दशाओं के कारण एशिया के लोग आरामप्रस्त हैं, कठोर वातावरण होने के कारण यूरोप के लोग परिश्रमी और जाबाज हैं। कहने का मतलब इसका इन बातों से ये अभिप्राय था कि जहाँ का जैसा क्लाइमेट होगा, ह्यूमन की जो बॉडी है वो रिएक्ट करती है। अगर क्लाइमेट अच्छा है, स्मूथ है, कार्य करने के लायक है, तो उसमें हम परिश्रमी भी होंगे, मेहनती भी होंगे, आदि कार्य करेंगे। अदरवाइज अगर वहाँ का क्लाइमेट हमारे लिए सही नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड हमें में रोकती है। कहने का मतलब हमारा जो क्लाइमेट है वो इम्पैक्ट करता है, हमारी कार्य करने की अक्षमता को निर्धारित करता है। उसके बाद यूनानी सभ्यता, हेरोडोटस मिरस सभ्यता के विकास को वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों को संभावना है। इसने माना कि इजिप्ट जो भी था, वहाँ पे जो सभ्यता आई उसके विकास का कारण वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ थी, वहाँ पे भौगोलिक अच्छी चीज़ें थी। कहने का मतलब है कि मान लिया आपका नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ जो प्लेन एरिया है, उस नॉर्थ प्लेन एरिया को डेवलप होने का रीज़न क्या है? एक तो वहाँ पे एलुवियल सोइल पाई जाती है, दूसरी प्लेन एरिया पाया जाता है, वाटर अवेलेबिलिटी पाई जाती है और क्लाइमेट भी सही है, तो वहाँ पे आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। इट मीन्स वहाँ की के बसाव में, वहाँ के घनत्व में अहम भूमिका निभाई वहाँ के क्या किसने फिजिकल जो परिस्थितियाँ थी उन्होंने। जो अरस्तु थे भाई वो महान अरस्तु थे जो वो महान विख्यात थे राजनीति के, पॉलिटिक्स के, जिसने ठंडे मुल्कों के लोगों को साहसी होते हैं किंतु राजनीतिक संगठन की कुशलता उनमें कम होती है। इसके विपरीत उन्होंने बताया कि जो एशिया के लोग होते हैं निवासी साहस की कमी होती है, गुलाम प्रवृत्ति के होते हैं, और यूनान के निवासी मध्य अक्षांशों में बसे हुए लोग सर्वोत्तम गुणों से संपन्न होते हैं। ये वहाँ की, ये अरस्तु का ही फोटो है भाई। ये आपके हम्बोल्ट है, ठीक है, ये हम्बोल्ट का है, एक कार्ल रिटर का है। हम्बोल्ट जो थे वो भी एक दार्शनिक थे। उन्होंने शास्त्रीय भूगोल में एक अहम भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की अपनी विचारधारा प्रस्तुत की। लंबी लंबी दूरियां खोजी। हम्बोल्ट ने केवल शास्त्रीय भूगोल में ही नहीं, अलग धुरंधर विद्वान बॉटनी, जियोलॉजी, फिजिक्स थे, केमिस्ट्री में थे, एनाटॉमी में थे, तो उन्होंने अनेक अन्वेषण किए। उनके द्वारा दुनिया भर में बड़े बड़े संस्थान बने। बुद्धिमान और प्रज्ञावान थे भाई हम्बोल्ट ने लानोस के घास के मैदानों को, ओरिनोको नदी को, घाटी के नाव की यात्रा से गगनचुंबी चिम्ब्रोजी जो एंडीज पर्वत है वहाँ पे अलग अलग अनुसंधान किए, और धरती हिलाओ अनुसंधान उनके अनुसंधानों को कहा जाता है, जो उनके द्वारा रिसर्च की गई थी। हम्बोल्ट के द्वारा काफ़ी मान्य रिसर्च थी और उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य किया है। अब इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में एक रोमन भूगोलवेता थे जिनको स्ट्रैबो कहा जाता है। अब स्ट्रैबो जो थे उन्होंने ऊंचावच, ढाल और वहाँ के वनस्पति के बारे में स्टडी किया कि भौगोलिक तत्व जो हैं वो ईश्वर की देन होते हैं, ये मनुष्य की जीवन शैली के निर्धारक कारक होते हैं। आकृति, जलवायु, स्थानिक संबंध, रोमन साम्राज्य आदि। उसके बाद जो अरब के विद्वान थे, चिंतन थे, उन्होंने आपके अलबरूनी थे, अलमसूदी, इब्न हाकल, अल इदर्शी, अल बतानी, अजीब से नाम लग रहे होंगे, ये सभी अरब के नाम है, मुसलमानी से नाम लगते हैं आपको देखने में। जातियों के शारीरिक और सांस्कृतिक लक्षणों का वर्णन उन्होंने किया कि कैसे वहाँ के जो क्लाइमेट के कारण 7 क्लाइमेट क्षेत्रों में बांटा कि वहाँ के क्लाइमेट और संस्कृति के कारण वहाँ के लोगों का बिहेव चेंज होता है। अल-मसूदी ने एक बात कही थी कि जल वाले प्रदेशों के लोग क्या होते हैं, प्रश्नोचित और विनोदी स्वभाव के होते हैं अगर वहाँ पे जल है। शुष्क क्षेत्रों के लोग क्या होते हैं, विनोदी स्वभाव के नहीं होते हैं, जलवासी, शारीरिक और मजबूत और विवेकशील होते हैं। उत्तरार्ध में बोधिन तथा मोंटेस्क्यू ने भी इसके बारे में जलवायु, भूरचना और मिट्टियों के प्रभाव के बारे में व्याख्या की है। पर्यावरणीय निश्चयवाद के सिद्धांत का विकास के बारे में बात करते हैं, कैसे ये विकास हुआ, कब से ये कहानी चली है।
कौन कौन इसमें किसने अपनी आहुति डाली है। सबसे पहले बात करते हैं डार्विन के जो कांट थे 1724 से 1840 में, एक कट्टर निश्चयवादी थे। कट्टर निश्चयवादी का मतलब है जो प्रकृति को बिल्कुल सुपीरियर मानते हैं और मानव का कोई हाथ नहीं मानते। मानव तो बिल्कुल निष्क्रिय माना गया है, जितना सक्रिय माना गया है वो हमारी पृथ्वी जो हमारी प्रकृति उसी को माना गया है। प्रकृति को सर्वशक्तिमान माना है। यूरोप के जो विभिन्न देश थे आर्थिक उन्नति की असमता, वातावरण की अक्षेत्रीय भिन्नता का कारण उन्होंने यही माना। कांट का मानना था कि उष्ण प्रदेशों के जो लोग हैं वो सुस्त रहते हैं, अंधविश्वास इसलिए उनमें बढ़ता है। उसके बावजूद दास्ता प्रथा उनमें कायम रहती है। जलवायु के प्रभाव के कारण ही वहाँ के लोग पशु पक्षी प्रवास दूसरे देशों में जा बसते हैं, पर्यावरण के अनुरूप अपने आप को ढाल लेती है। इसने एक पर्यावरण एडजस्टमेंट की बात बताई है कि जो भूरी गिलहरियाँ होती हैं वो साइबेरिया प्रवास कर जाती हैं, स्लेटी रंग में बदल जाती हैं, गाय का सफ़ेद रंग बुरेपन में बदल जाता है। कहने का मतलब हम जब अपने इन्वायरमेंट को छोड़कर दूसरे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो हमारा जो बिहेव है, हमारा जो कल्चर है दूसरे इन्वायरमेंट के कारण इम्पैक्टेड होके बदल जाता है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिसकी फ़ोटो मैंने अभी दिखाई थी, उन्होंने एक बुक थी 1859 में जिसका नाम था कॉस्मोस। उसमें सभ्यता के विकास के बारे में बताया है। जो मेडिटेरियन अक्षेत्र है वहाँ के भू आकृति विज्ञान वहाँ के बारे में स्टडी किया है। निश्चयवादी प्रदर्शक उनको कहा जाता है। लैटिट्यूड अक्षांश और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और सी लेवल, हाइट, मैग्नेटिज्म, टेम्परेचर, एयर प्रेशर आदि के बारे में इन्होंने साइंटिफिक जो मेजरमेंट थी वो दी। अब फिजिकल ज्योग्राफी में इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा हम्बोल्ट का। भूगोल का जो पितामह या हम्बोल्ट है वो मैंने पहले ही बता दिया था क्या क्या उन्होंने कार्य किए हैं। हम्बोल्ट मानता था कि मानव के शारीरिक लक्षणों में अंतर का मुख्य कारण भौतिक शक्तियों के प्रभाव की भिन्नता है। जलवायु तथा ऋतु परिवर्तनों से अधिक प्रभावित होते हैं। पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक आत्मा व्याप्त है जो पेड़ पौधों, पशुओं और मानव से भी केवल एक जीव है। उसके बाद जर्मनी के विख्यात थे एक कार्ल रिटर 1779 से 1859 मानव केंद्रित विचारधारा का अनुयायी था। पहली प्रसिद्ध पुस्तक थी आर्ट कुंडे। कौन सी पुस्तक थी भी उनकी? आर्ट कुंडे पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने प्रकृति मुख्य नहीं माना वरन मानव और प्रकृति की पारस्परिक अंतक्रियाओं को भी महत्वपूर्ण समझा। उनको स्कूल के अनेक भूगोलवेताओं ने घोषित किया कि उनका प्रमुख कार्य वर्तमान तथा भूतकाल के किसी प्रादेशिक निवासियों की भौतिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक नियति पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव की पहचान है। डार्विनवाद, भाई ये जो थ्योरी है डार्विनवाद की वो हर जगह पढ़ी जाती है। इस थ्योरी में उन्होंने बताया सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, कैसे हम अपने आप को अगर सर्वाइव कैसे कर सकते हैं प्रकृति चयन द्वारा। जातियों की पता जो अपने आप में स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें एबिलिटी होगी, जिसमें स्टेमिना होगा, वो अपने आप को स्टेबल कर पाएगा। अदरवाइज जो अन्य प्रजातियां हैं, अन्य उच्च जातियां हैं, उसको क्या कर देंगी? ख़त्म कर देंगी। तो सर्वाइवल इज द फिटेस्ट या ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, हम तभी डटे रह सकते हैं जब हमारे अंदर क्वालिटी होगी हम यहाँ पे। तो ये बहुत प्रसिद्ध हुई थी उनकी ये बुक। वातावरण निश्चयवादी का परिणाम स्वरूप उन्होंने 20th सेंचुरी में निश्चयवाद की विचारधारा अमेरिका में जा पहुंची। उसके बाद जीवन शास्त्र और दार्शनिक थे हैकेल, जिन्होंने इकोलॉजी पर बल देते हुए 1939 में अनुकूलन करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण में भिन्नता के परिणाम स्वरूप शारीरिक बनावट, ये तो आपने जितने भी दार्शनिक हैं उनमें सारा ही देखा होगा, जो हमारी फिजिकली है, हमारे जो कल्चर है, जो हमारा ह्यूमन माइंड है, हमारे सभी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं वहाँ के इन्वायरमेंट से। बकल ने अपनी पुस्तक इंग्लैंड की सभ्यता के इतिहास में लिखा है कि मनुष्य और प्रकृति एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं। भी मनुष्य तो परिवर्तित करता है प्रकृति को और प्रकृति करती है मनुष्य को। मनुष्य कब और कैसे सक्रिय हो ये हमारे ऊपर नहीं है, ये बदलता। नियतिवादी का सबसे प्रतिपादक था रेडजेल। 1844 में 1904 मतलब 1914 में एक विद्वान था जिसका डार्विन का अनुयायी कहा जाता है। प्राकृतिक चार्ट, नेचुरल सिलेक्शन, योग्यतम की उत्तरजीविता। अभी मैंने यही बताया था ना, सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, जो योग्य होगा वही अपने आप को सर्वाइव कर पाएगा।
अनोदर क्या होगा, दूसरी प्रजातियां आके उस पर दावा बोल देंगी और वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो प्रजाति खत्म हो जाएगी, तभी रह पाएगा, तभी वो अपने अंदर स्ट्रेंथ रखेगा। न केवल वातावरण के साथ ऐसा है, हमारे अंदर भी ऐसा ही है। हम जहाँ पे भी रहते हैं, अगर हम वहाँ सर्वाइव करना चाहते हैं तो हमें अपने आप को क्या बनाना पड़ेगा, फिटेस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोरोना है, कोरोना से आप कैसे लड़ सकते हो, उसके लिए लड़ने के लिए आपको स्टेमिना होनी चाहिए, आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, आपकी रोग प्रतिरोधक अक्षमता होनी चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये वायरस आपको अटैक करेगा और आप हार जाओगे। फिर बात करते हैं जो पिग्मी और कालाहारी हैं, बुशमैन, ये बताया गया है कि कैसे वो अपने आप को वहाँ पे सर्वाइव कर पाते हैं। जो एस्किमो ट्राइब्स हैं वो पाए जाते हैं बिल्कुल ऐसे हिली एरिया में पाए जाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को एडेप्टेबल बना लिया। वहाँ इतनी बर्फ़ में भी इग्लू के घर बनाते हैं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ भी जीवन यापित करते हैं। पिग्मी है, कालाहारी, बुशमैन है, जो बिल्कुल ऐसे डेजर्ट में रहते हैं जहाँ चारों तरफ आपको रेत ही रेत दिखता है, लेकिन उन्होंने एडेप्टेशन अपनी ऐसी की, अपने आप को वहाँ पे ऐसे एडजस्ट किया कि वो जीवन यापन कर पाए। तभी कहा गया है सर्वाइवल इज द फिटेस्ट, कि आपने अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर लिया। अपने एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ में उन्होंने बताया है कि निश्चयवाद में अड़ंग विश्वास उनका दिखता है। पृथ्वी पर मानव वितरण का अधिकतर प्राकृतिक शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऑन द अर्थ ह्यूमन डिस्ट्रीब्यूशन इज मेनली कंट्रोल्ड बाय नेचुरल फोर्स। मानव अपने पर्यावरण का प्राणी है, बिल्कुल भी समान अवस्थितियाँ समान जीवन शैली को जन्म देती हैं। बिल्कुल, मान लिया हिली एरिया तो वहाँ के सेम चीज़ें मिलेंगी, प्लेन एरिया तो मोस्ट ऑफ सेम मिलेंगी, अगर वहाँ पे आपके माइंड्स हैं तो वहाँ सेम एक्टिविटी मिलेंगी आदि। मानव उद्विकास का अंतिम उत्पाद, मैन इज एंड प्रोडक्ट ऑफ इवोल्यूशन। डेमोलिशन थे वे भी, जिन्होंने 1852 से 1907 में स्पष्ट किया कि एशिया के स्टेपीज में मंगोल प्रजाति, टुंड्रा, एस्किमो, लैप्स, अफ्रीका, निग्रो आदि पर्यावरण की देन है। ओके, उसके बाद करते हैं 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, ये हम पढ़ रहे हैं कि कब किसने क्या अपनी आहुति डाली न्यू डिटर्मिनिज्म में। 20वीं शताब्दी आते आते रेडजल की शिष्या थी एलन चर्चिल सैम्पल, बड़ा नाम हुआ है। उन्होंने कहा है ह्यूमन इज डस्ट ऑफ पार्टिकल, मतलब डस्ट पार्टिकल है, इस धूल का कण है, कुछ भी नहीं है, जितना भी है वो हमारी प्रकृति ही है। और हंटिंगटन थे, वो सैम्पल के अपने गुरु फल्स पे अपनी किताब भौगोलिक वातावरण के इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, उनकी काफ़ी प्रसिद्ध हुई है बुक। उसने अपनी 2 पुस्तकें, अमेरिकन इतिहास की भौगोलिक दिशाएं और भूमध्य सागरीय प्रदेशों का भूगोल, ये भाई आपको याद करनी है। कई बार ये बुक आपसे पूछ लेते हैं, विच बुक इज रिटन बाय विच राइटर, ठीक है। उसके बाद प्राकृतिक वातावरण के नियंत्रण, उनसे भोजन, मकान, आर्थिक, उद्योग, विचार, भावनाएं, धार्मिक, सब किसके द्वारा प्रभावित होती हैं, सब प्रभावित होती हैं वहाँ के वातावरण के द्वारा। सैम्पल ने निश्चयवाद की प्रतिष्ठा को चरम सीमा पर पहुँचाया। एल्बर्ट हंटिंगटन थे, उन्होंने 1876 से 1947 में दूसरा अमेरिकन भूगोलवेत्ता था जिसने निश्चयवाद का भरपूर प्रचार प्रसार किया। उन्होंने सर्वोच्च उपलब्धियां विशिष्ट प्रकार की जलवायु पर निर्भर करती हैं। अगर हमारा जलवायु सही है, अगर कैपेबल है, तो हम वहाँ पे कुछ भी मतलब अच्छा कार्य कर सकते हैं। अगर हमारा जो माइंड और बॉडी हमारा साथ नहीं देती, फिर हम कार्य करने की अक्षमता हमारे अंदर कम हो जाती है। मिस्र, मेसोपोटामिया, चीनी और सिंधु सभ्यता आदि के बारे में इन्होंने बताया कि कैसे वो सभ्यताएं कहाँ पे डेवलप हो रही, उनके पीछे क्या इन्वायरमेंटल रीजन रहे। और उसके अतिरिक्त जो अन्य निश्चयवादी विचारधारा के समर्थ थे, मैकिंडर थे, चिसोलम थे, ईसा बोमेन थे, डेविस थे, गेडिस थे, सावर थे, टेलर थे, रॉबर्ट मिल थे और हर्बर्टसन थे। इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई है। ये भाई अपना इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कंप्लीट होता है यहीं। कल हम पॉसिबिलिज्म और नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नियो डिटर्मिनिज्म के बारे में मैं पहले भी आपको थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। ओके, आपको ये क्वेश्चन आज ही कंप्लीट कर लेना है, डेली का काम डेली कंप्लीट करना है। ओके, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।